Assalamu alaikum. Myself Hassan Ali, and today I am going to cover the remaining portion, and the topic is social responsibility and ethics in management. As you know that we have covered the initial intro of social responsibility in our previous session, जिसके अंदर हमने social responsibility की basic foundation को discuss किया था, social responsibility के perspectives की बात की थी, and I think so you are much aware about that कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो पर्सपेक्टिव हैं उनमें इनविजिबल हैंड्स का जो व्यू पॉइंट था वो भी हमने डिस्कस किया था, जिसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशंस अपने पर्सनल इंटरेस्ट और लॉज, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब अपने प्रॉफिट मेकिंग सेल्स को मल्टीप्लाई करना और लॉज को ओबे करने से रिलेटेड फोकस्ड होती हैं। उसके बाद जो दूसरा पर्सपेक्टिव डिस्कस किया था हमने गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव था, व्यू पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कंसर्न ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरेस्ट के साथ साथ सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी काम करें। और जो थर्ड पर्सपेक्टिव था दैट वाज रिलेटेड विद द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट जो है उसका व्यू पॉइंट ये था कि वो अपनी गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी उतना ही ज़्यादा कंसर्न हो, उतना ही ज़्यादा सोचें जितना वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। तो ये तीनों पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किए। उसके अलावा हमने सोशल स्टेक होल्डर्स की बात की थी इन अवर लास्ट सेशन, और हमारे स्टेक होल्डर्स हमने कहा था जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के साथ कोई ना कोई रिलेशन जो है वो आपको नज़र आता है। तो ये हमारा प्रीवियस सेशन था जो हमने कवर किया था, और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि नेक्स्ट सेशन में हम अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिस्पॉन्सिवनेस की बात करेंगे और हम एथिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो दैट इज़ अवर एक्चुअली टुडेज टॉपिक, और इसके अंदर आप ये दोनों आउटलाइन देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिवनेस क्या है और एथिकल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिहेव करती है, एथिक्स को कैसे फॉलो करती है। आज हमारी डिस्कशन इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बेस कर रही होगी। सो नंबर 1 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिवनेस में कि सोशली ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती है, रिस्पॉन्स करती है, उसके मुताबिक development of the organizational decision processes where managers anticipate, respond to and manage areas of social responsibility। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड करती है इसके मुताबिक कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सोशली तौर पे सोसाइटी की वेलफेयर के लिए किन पॉइंट्स को कवर अप कर रही है। अब इसके अंदर कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं हमारे पास? पहला एस्पेक्ट हमारे पास आता है कि सोशल डिमांड एंड द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो सोशल डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन, इन दोनों चीज़ों को आपने मॉनिटर करना है। फॉर इंस्टेंस आप ये देखते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम कर रही है, क्या उसकी डिमांड एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। मतलब उसमें प्रायोरिटी डिफाइन करनी है कि किस चीज़ के लिए ज़्यादा इस टाइम ज़रूरत है, इमर्जिंग नीड कौन सी है, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कौन सा स्टेप पहले नंबर पे होना चाहिए, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो इट्स मीन कि यू हैव टू मॉनिटर अबाउट द नीड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो जो नीड और डिमांड है सोसाइटी की और जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, इन दोनों चीज़ों को मॉनिटर करना नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी में, रिस्पॉन्सिवनेस में आता है। इंटरनल सोशल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, आपका जो इंटरनल रिस्पॉन्स है सोसाइटी के लिए उसका मैकेनिज्म डिफाइंड होना चाहिए कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, आपके जो रूल्स हैं, वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए वो किस टाइप के बनाए गए हैं। उसमें हो सकता है कि मज़ीद बेटरमेंट भी हो सकती हो। आपने उसका एक मैकेनिज्म ज़रूर डिफाइन करना है कि किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, किस तरीके से हम सोसाइटी की बेटरमेंट की तरफ मूव कर रहे होंगे, और इसका एक प्रॉपर SOPs बनाना, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो डिफाइन करना, उसका एक मैकेनिज्म बनाना, डिफाइंड मैकेनिज्म बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों एस्पेक्ट जो हैं वो कवर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिवनेस जो है उसका लेवल क्या है, हाई है, मॉडरेट है या लो। अब मॉनिटरिंग में जो हम बात कर रहे थे, मॉनिटरिंग में आपने क्या करना है कि
डिमांड और एक्सपेक्टेशन, इन दोनों को मेजर करने के लिए आपके पास मेथड्स अवेलेबल होंगे। जाहिर सी बात है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी, हमारी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या डिमांड है? तो हम उसके लिए सोशल फोरकास्टिंग करेंगे। ठीक है, कि फोरकास्टिंग से मुराद है कि हम इन फ्यूचर कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से इश्यूज पे काम कर सकते हैं। ओपिनियन सर्वेज, लोगों का ओपिनियन, डिफरेंट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का ओपिनियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और हम उनको सर्वे के थ्रू उनसे वो ले सकेंगे कि आप कौन कौन सी सोसाइटी की बेटरमेंट में, लाइक आप ग्रीनरी की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप कोई ओल्ड एज होम बनवाने में फोकस्ड हैं, आप ये समझते हैं कि जो डिफरेंट किस्म के लोगों के वजीफ़े लगाए जाएं, या लोगों को किस तरीके से आप एज अ होल नेशन जो है वो उसको आप सपोर्ट कर सकें, कोई इमरजेंसी फंड्स क्रिएट किए जाएं। इस तरह के ओपिनियंस बहुत सारे लोग दे सकते हैं। फिर उसका ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है, सोशल ऑडिट होना, कि जो चीज़ें किस तरीके से की जा रही हैं, उनमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इश्यूज़ को मैनेज करना, इश्यूज़ जो आ रहे हैं सोसाइटी में, जो प्रिवेलिंग इश्यूज़ हैं, उनको मैनेज करना भी सोसाइटी की बेटरमेंट का काम है। अगर लेट्स से कोई ऐसा इशू आ रहा है जो जिससे सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट हो रहा है, बहुत थ्रेट क्रिएट हो रहा है, और ये इशू बहुत पीक पे चला गया है, तो अब उस इशू को अगर आप मैनेज करें, इट्स आल्सो अ पार्ट टू सपोर्ट द सोसाइटी, वो भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। एंड द सोशल स्कैनिंग, आप सोसाइटी को जो है वो स्कैन करते हैं, उसको आप एवेलुएट करते हैं, आप उसको ओवरऑल उसका कह लें कि सर्वे करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है, हम उसकी एक्चुअल में डिमांड और एक्सपेक्टेशन क्या हम समझते हैं। ठीक है, तो हमें स्कैनिंग के थ्रू इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद, ऑडिट करने के बाद, ओपिनियंस लेने के बाद, और फोरकास्ट या प्रेडिक्ट करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसकी नीड्स और डिमांड्स क्या हैं। तो दीज आर द पॉसिबल वेज। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट इसका था इंटरनल सोशल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। ठीक है, जो मैंने आपसे जैसे शेयर किया था कि आपको एक मैकेनिज्म डिफाइन करने की ज़रूरत है, आपको एक स्ट्रक्चर, एक एसओपीज बनाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इंडिविजुअल एग्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करोगे जो इस काम को लीड कर रहे होंगे, जो इस काम को परफॉर्म कर रहे होंगे, इंडिविजुअल जो आपने हायर किए हैं, जिनका काम ही सोसाइटी की इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करना और उनके रेजोल्यूशन की तरफ मूव करना। टेम्परेरी टास्क फोर्सेज आप बना सकते हैं, मतलब शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए अगर कोई एमरजेंसी को मीट करना है तो उसके लिए आप एक अलहदा टीम बना सकते हैं। कोई नया इशू जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आप सेपरेट टीम बना सकते हैं। तो आप डिफरेंट किस्म की टीम्स जो हैं वो उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। द पर्पस बिहाइंड टू मेकिंग दैट पर्टिकुलर टीम इज टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड टू रिजोल्व द थिंग्स जो कि सोसाइटी के अंदर वर्स्ट होती जा रही हैं। अच्छा, अब कुछ टेम्परेरी बना सकते हैं और कुछ परमानेंट बना सकते हैं। कुछ परमानेंट डिपार्टमेंट भी आप बना सकते हैं, क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो लॉन्गर चल रहे होते हैं। तो जो लॉन्गर हैं उनके लिए आप परमानेंट कमेटी बना दें, आप उनके डिपार्टमेंट्स बना दें, और आप जो टेम्परेरी हैं उनके लिए आप शॉर्ट टर्म की कोई कमेटी बनाएं जो बाद में डिसॉल्व हो जाए। और कम्बिनेशन आप भी कर सकते हैं, मतलब आप टेम्परेरी, परमानेंट और डिपार्टमेंट्स, या जिस तरह का भी आपको सेटअप नज़र आए, आप उसका एक कम्बिनेशन भी डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ टेम्परेरी टीम्स के मेंबर्स भी होंगे, कुछ परमानेंट टीम के मेंबर्स भी होंगे, ताकि वो बेहतर तरीके से ले सकें। तो इट्स मीन कि आपने इंटरनल सोशल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो फ्लेक्सिबल हो। अगर चेंज रिक्वायर्ड है, अगर कोई ऐसा डिसीजन करना है जिसके अंदर आपको टेम्परेरी टीम्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आपके पास ऐसा टाइम किल ना आप करें, आपके पास होमवर्क इतना ज़बरदस्त हुआ हो कि वो होमवर्क एग्जीक्यूट हो और आपका काम जो है वो 100% कंप्लीट हो जाए। और अगर आप कहते हैं कि आप परमानेंट कमेटी की तरफ चलेंगे, परमानेंट डिपार्टमेंट उसको देख रहे होंगे, तो उनकी वर्किंग इतनी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो उसको अच्छे तरीके से मूव कर सकते हों। तो यहाँ तक आपको मैंने जो 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनमें कोई बात आप इसको देखना चाहें तो आप 10-15 सेकंड जो हैं वो इसको देख सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जी, क्लियर है? सो लेट्स मूव ऑन। वेरी गुड। ओके, सोशल रिस्पॉन्सिवनेस को हमने स्टडी किया, एथिकल मैनेजर कौन है, और एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस तक हमने कैसे मूव करना है।
the second portion of our today's topic. Ethical manager, the difficulties and concerns with business ethics raises three important issues about being a manager. For instance, there are some difficulties and concerns जो कि business ethics में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. उसके लिए एक ethical manager बनने के लिए एक ethical manager के सामने तीन important issues जो हैं वो आ रहे होते हैं. Types of managerial ethics, ethical guidelines for the managers and ethical career issues. मतलब कितनी टाइप्स के मैनेजेरियल एथिक्स हो सकते हैं, एथिकल गाइडलाइंस कौन सी हो सकती हैं, और एथिकल कैरियर इश्यूज जो हैं वो हम किन चीज़ों का नाम उसको समझते हैं. तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैनेजेरियल एथिक्स. टाइप्स में सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है इमोरल मैनेजमेंट. इमोरल मैनेजमेंट उस मैनेजमेंट का नाम है दैट इज बेसिकली लैकिंग इन एथिकल प्रिंसिपल्स एंड द कंसर्न इज ओनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट. अब ये देखें, आपके ख्याल में एक ऐसा मैनेजर जो एथिकल प्रिंसिपल्स बिल्कुल फॉलो नहीं करता, मतलब उसके लिए ठीक या गलत कुछ मैटर नहीं करता, उसका कंसर्न सिर्फ एक है, प्रॉफिट मेकिंग. तो ऐसी मैनेजमेंट को और ऐसे मैनेजर को हम इमोरल मैनेजर कहते हैं. दोबारा बताता हूं, वो मैनेजर जो एथिक्स, वैल्यूज, नॉर्म्स इससे बियॉन्ड जाकर, इसको मतलब बिल्कुल कंसीडर ना करते हुए, गलत सही में डिफरेंशिएट ना करते हुए अपना सारा फोकस सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे रखता है, तो इसका मतलब है कि वो मैनेजर सोसाइटी की बेटरमेंट के बारे में तो सोच ही नहीं सकता, ना सोचता है. तो ऐसे मैनेजमेंट को और ऐसे मैनेजर को हम इमोरल मैनेजर कहते हैं. ठीक है. अच्छा, इमोरल मैनेजमेंट एक इमोरल है, एक एमोरल है. इमोरल मैनेजमेंट इग्नोर्स आर ऑब्वियस टू एथिकल इश्यूज. तो इमोरल मैनेजमेंट तो एथिकल प्रिंसिपल्स को लैक कर रहा है. इमोरल मैनेजमेंट जो है वो ऑब्वियसली तौर पे इग्नोर कर रही है एथिकल इश्यूज को. ठीक है, यानी कि ऑब्लिवियस है, इग्नोरेंस है, डिनाइंग है, जितने भी एथिकल इश्यूज आ रहे हैं वो उसके सामने मैटर नहीं कर रहे. तो ये भी अंडरस्टूड सी बात है. इट्स अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मोरल मैनेजमेंट, ये कौन सी मैनेजमेंट है जी? कॉन्शियस अटेंशन टू एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड इश्यूज. अब ये वाली जो मैनेजमेंट है इसको हम मोरल मैनेजमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फोकस होता है एथिकल स्टैंडर्ड्स और इश्यूज को अंडरस्टैंड करना. ठीक है, सोसाइटी के बारे में सोचना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में सोचना. तो इसलिए हम इसको वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए हम इस मैनेजमेंट को कंसीडर करते हैं. अब गाइडलाइंस हमारे पास कौन सी हैं जी? सेकंड पॉइंट था हमारे पास, लॉज को ओबे करना, सच बोलना, रिस्पेक्ट पीपल की करना, स्टिक टू द गोल्डन रूल्स, जो रूल्स बने हैं उस पर स्टिक रहना, अबव ऑल डोंट हार्म, नुकसान ना पहुंचाएं किसी को, हर चीज से ऊपर आई है. पार्टिसिपेशन नॉट पैटर्नलिज्म, पार्टिसिपेशन करवाना, अपने आप का इम्प्लीमेंटेशन ना सिर्फ करना, लोगों को इन्वॉल्व करना. रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स एक्शन. इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल देन ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स बिहेवियर. वो कहते हैं ना अथॉरिटी इक्वल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इफ यू हैव एन अथॉरिटी देन ऑफ कोर्स यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑन दैट. किसी चीज़ के बाद इख्तियार दिया जाता है ना, तो फिर उसके बारे में क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. और अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये एक्शन रिक्वायर करती है, इसके लिए एक्शन आपको लेना होता है. तो एथिकल गाइडलाइंस मैनेजर्स की जो हैं वो ये हो सकती हैं जिनको फॉलो करते हुए एक मैनेजर अपने आप को एथिकल मैनेजर कह सकता है. और वो मैनेजमेंट कौन सी मैनेजमेंट होगी? क्या वो इमोरल मैनेजमेंट होगी, एमोरल होगी या मोरल होगी? सोचें. ये रूल फॉलो करने के बाद जो मैनेजमेंट बनेगी वो इमोरल होगी, एमोरल होगी और मोरल मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स द आंसर इज मोरल मैनेजमेंट. ठीक है, क्योंकि हमने मोरल मैनेजमेंट के अंदर ही देखा कि मैनेजर आर बेसिकली कॉन्शियस अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द टेक केयर ऑफ द अदर पर्सन्स, और इसके साथ प्रॉफिट मेकिंग भी करते हैं, लेकिन वो लोगों के बारे में, पीपल के बारे में, सोसाइटी के बारे में भी कॉन्शियस होते हैं. एम आई क्लियर?
समझ आ रही है ना सबको? वेरी गुड। अब हमारे पास एथिकल कैरियर इश्यूज जो हैं वो कौन से हो सकते हैं? असेसिंग वैल्यूज एंड प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप वैल्यूज को एक्सेस करेंगे और आप प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को। लोगों से एडवाइस ले सकते हैं, सपोर्ट फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज, और जो सोर्सेज ट्रस्ट करने वाली हैं उनसे सपोर्ट भी ले सकते हैं। टेक एक्शन टू चेंज व्हाट यू सी एज नॉट बीइंग एथिकल। उस पर एक्शन लें जो आप देखते हैं, जो आपको लगता है कि ये एथिक्स के अगेंस्ट है। टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए भी एक्शंस लें। ठीक है। एंटीसिपेटिंग एथिकल कॉन्फ्लिक्ट, प्री एम्प्लॉयमेंट चेक्स, इज दिस एन एथिकल कंपनी? तो जो आप एम्प्लॉयमेंट से पहले आपके चेक हैं कि लोगों को जब हायर किया जा रहा है उसके बारे में, अगर आप हायर हो रहे हैं उसके बारे में आप ये सोचें कि कंपनी एथिक्स के अंदर काम कर रही है, जो भी एथिकल बाउंड्रीज हैं, क्या कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, सोसाइटी के अगेंस्ट है। इज द इंडस्ट्री मार्क्ड बाय द पैटर्न ऑफ अनएथिकल बिहेवियर? तो क्या इंडस्ट्री जो है वो एथिकल बिहेवियर को फॉलो कर रही है, अनएथिकल बिहेवियर को फॉलो कर रही है? और अवॉइड एथिकल कॉम्प्रोमाइजेज, आप किसी किस्म का एथिक्स को लेके कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो ये एक एथिकल कैरियर डेवलप होता है। मतलब हर चीज़ से बियॉन्ड आप ये सोचें कि ये अगर हमारे एथिक्स के अगेंस्ट है, हमारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो हमने इस चीज़ को किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कंप्रोमाइज करना चाहिए, लेकिन एथिक्स को या वैल्यूज के अगेंस्ट कंप्रोमाइज करेंगे तो आप अपने इंटरनल जो कहते हैं ना, हमारी जो इंटरनल वॉइस होती है, जो हमारा ज़मीर होता है, हम उसके अगेंस्ट फिर कंप्रोमाइज कर लेंगे। ठीक है। तो कंप्रोमाइज भी किन चीज़ों पे करना चाहिए? जो चीज़ें सही होंगी, जिसका कोई फ़ायदा होगा। फ़ायदा ज़रूरी नहीं होता कि इमिजिएटली आपको मिल जाए, लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट आप देखते हैं। हो सकता है इनिशियली तौर पे आपको लगे कि उसमें बड़ा चार्म है, आप एथिक्स को वायलेट कर दें और आपको बहुत फ़ायदा हो सके वाली बात नहीं, लग रहा होता है। जब आप उस टाइम देख रहे होते हैं, आप प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा होता है, आपको ये नज़र आ रहा होता है कि पैसे कितने आएंगे, तो फिर आप हर चीज़ को वायलेट करते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा वर्स्ट आ सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। मैनेजिंग एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक हमने पहुँचना था। हमने सोसाइटी की रिस्पॉन्सिवनेस की बात की, हमने एथिकल मैनेजर की बात की, हमने देखा कि मैनेजर्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। उसके अलावा हमने ये देखा कि आपके जो रूल्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एथिकल मैनेजर्स के, वो कौन से हो सकते हैं। ठीक है। और हमने इसके अलावा सर्टन डिफरेंट पैटर्न्स भी डिस्कस किए, हमने फर्दर कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए रिगार्डिंग एथिकल मैनेजर्स। अब हम बात करेंगे कि हम एथिकल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपने अपने माइंड में रिकॉल कर लेना है जी इमीडिएटली वही सारे फैक्टर्स जो कि आप अपने प्रीवियस सेशन में अटेंड कर चुके हैं, जिनमें हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स को स्टडी किया था। याद है कुछ? इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स थे जो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो थे जो कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पर ये बात डिस्कस की गई है कि जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो और आपके इंटरनल फैक्टर्स, ये दोनों सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जो एथिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके अंदर एक्सटर्नल तौर पे क्या चीज़ें हैं? कंपटीशन है, अपॉर्चुनिटी हाई भी हैं, लो भी हैं सक्सेस की, डिपेंडेंसी है अदर ऑर्गेनाइजेशन पे। इंटरनल फैक्टर्स हैं, हाई परफॉर्मेंस आपने करनी है, आपको लेबर को अनरेस्ट करना होगा, डेलीगेशन है, क्वेस्ट है फॉर इनोवेशन। तो इट्स मीन यू हैव टू कोप अप दिस सिचुएशन। आपको ये समझना है कि मुझे एक्सटर्नल प्रेशर भी है, मुझे इंटरनल तौर पे भी प्रेशर है, बट स्टिल आई हैव टू फॉलो ऑल एथिकल बाउंड्रीज, आई हैव टू ओबे ऑल लॉज, टेल द ट्रूथ, टेक केयर ऑफ द अदर्स। बेशक मुझे पता है कि मेरे पास हाई अपॉर्चुनिटी है सक्सेस की, बेशक मुझे पता है मैं दूसरों पे डिपेंड कर रहा हूँ, मैं अगर एथिक्स को वायलेट करूँगा तो हो सकता है मुझे ग्रोथ मिले, बट स्टिल आपने वो रास्ता सेलेक्ट करना है जो कि आपको फ़ायदा पहुँचाए, ना कि आपको नुकसान शुरू में नज़र आ रहा है और बाद में आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो स्टार्टिंग बेनिफिट के लिए आप एथिक्स को वायलेट करो। तो यू हैव टू मैनेज योर ऑर्गेनाइजेशन इन एन एथिकल मैनर। राइट। Increasing awareness of diversity, top management commitment,
codes of ethics, ethics committees, ethics audits, ethics hotlines and ethics training. So basically क्या है जी, आपकी डाइवर्सिटी को इंक्रीज करना. डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? डिफरेंट डेमोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग जब एक जगह पे काम कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं डाइवर्स वर्कफोर्स. फॉर इंस्टेंस जेंडर, मेल और फीमेल एक जगह पे काम कर रहे हैं, डेमोग्राफिकल डिफरेंस है. कास्ट, जट, राजपूत, गुज्जर, एबीसी, नंबर ऑफ कास्ट आपके सामने हैं, शेख हैं, ठीक है. ये सारी कास्ट के लोग एक जगह पे काम कर रहे हैं, डाइवर्सिटी है, डेमोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं. रिलीजन, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ठीक है, रिलीजन है, एक जगह पे काम कर रहे हैं, डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी समझ रहे हैं ना किसे कहते हैं? जब हम सोसाइटी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सिटीज वाइज, एक बंदा लाहौर का है, एक बंदा शेखुपुरा का, एक मुल्तान का, एक कहीं का है. अच्छा, प्रोविंस वाइज पंजाब, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान, ठीक है, एक जगह पे काम कर रहे हैं, डाइवर्सिटी है. तो अब आपने इंक्रीज करनी है डाइवर्सिटी की अवेयरनेस को. इट्स एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन. टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट को. कोड्स ऑफ एथिक्स. अच्छा, कोड्स ऑफ एथिक्स जो है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कि जब हम एथिक्स को फॉलो कर रहे हो ना और हम कहें जी के दीज आर द एथिक्स, दीज आर द कोड ऑफ एथिक्स जो हमने फॉलो करने हैं. अब ये आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आगे कमिंग सेशन में टॉपिक्स में कवर करवा रहा हूँ तो उसमें कोड्स ऑफ एथिक्स भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जिसमें हम IEEE और डिफरेंट किस्म के और एथिक्स जो हैं वो उनको कवर अप करेंगे. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एथिक्स को हम कवर करेंगे, तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा. एथिक्स कमेटीज़ बनाई जाती हैं, एथिक्स के ऑडिट्स हैं, एथिक्स की हॉटलाइंस हैं और एथिक्स की ट्रेनिंग्स हैं. तो एक्चुअल में व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑल दीज थिंग्स in your organization, then you can say that your organization is basically known as an ethical organization. Got my point? Very good. हमने आज के सेशन में जो बात की उसमें हमने इन 3 पॉइंट्स को कवर अप किया. ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिवनेस को हमने डिस्कस किया. क्या डिस्कस किया? हम सोशल डिमांड को और एक्सपेक्टेशन को मॉनिटर करते हैं, फोरकास्ट करते हैं ओपिनियन सर्विस को, सोशल ऑडिट्स को, इश्यूज मैनेजमेंट को, सोशल स्कैनिंग, इंटरनल सोशल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म. पर्पस क्या होता है कि हम कैसे सोशली तौर पे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हम सोसाइटी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं. एथिकल मैनेजर के मुताबिक हमने कैसे बिहेव किया, उसमें हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ मैनेजरियल एथिक्स, इमोरल, एमोरल, मॉरल, ठीक है, ये मैंने आपको तीनों टाइप्स बताए. एथिकल गाइडलाइंस मैंने आपको बताई. एथिकल कैरियर इश्यूज की हमने बात की, एसेस किया, एंटिसिपेट किया, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया. और लास्ट में हमने एथिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की, जिसमें हमने देखा कि सिचुएशनल फैक्टर जो हैं वो एथिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट के साथ. मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया फॉर एथिकल बिहेवियर का. तो ये पॉइंट्स आपको समझ आए कि हमने एक्चुअल में कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, CSR का नाम भी इसको दिया जा सकता है. इसके अलावा हमने एथिक्स की बात की कि एथिक्स कैसे हमें सपोर्ट करते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स कवर अप करने का पर्पस क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग या अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इन्हांस करने के हद तक ही सिर्फ कंसर्न नहीं होती, उसका सेकंड कंसर्न ये भी होता है कि वो कैसे अपनी सोसाइटी की बेटरमेंट के बारे में सोचें. ठीक है, तो आई एम होपफुल कि आपको काफ़ी हद तक बात समझ आई होगी. But still you have any question, you want to ask anything, then you are more than welcome. So next week के lectures के पहले तक आप पिछले तीनों वीक के लेक्चर्स आप रिपीट कीजिए, उसमें जो भी इश्यूज़ हैं आप मेरे से पूछें. एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको सारी बात समझ आ रही होगी. थैंक यू वेरी मच और टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.